जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। तो बिल्कुल शांत हो जाओ, स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। बहुत दोस्तों कैसे हैं सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ तो शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन मार्गदर्शन दे रहे होंगे। आपको पता है कि एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। 24 फरवरी से आपका एग्जाम है। तो उस डेट को मद्देनजर रखते हुए आप लोग तैयारी करेंगे और आपकी भारी डिमांड पर ये क्लास रखी है एसएसटी का, जिसमें इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और जो आपको परीक्षा में हेल्प करेंगे। इतिहास पूरी 5 चैप्टर हैं आपके, पांचों चैप्टर का जितने इंपोर्टेंट बन चुके हैं सारे क्वेश्चन ले आए हैं और इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेशल क्लास ये सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। जो भी बोर्ड बता दे इसके अलावा तुम्हें कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी हमारे हिसाब से। ठीक है, तो मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। अक्सर लोग आपसे खुश नहीं होते हैं, अक्सर लोग आपसे खुश नहीं होते हैं, तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी को मनोरंजन करने नहीं आए हो, तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हो, बल्कि जिंदगी बनाने आए हो। तुमसे लोग खुश नहीं है, छोड़ो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम किसी का मनोरंजन करने आए हो, टाइम पास थोड़ी ना किसी के। हमें क्या करना, हमें अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी खुद। देखो तुम्हारे लिए है, हमेशा कैसे रहो, स्पेशल रहो। अगर नॉर्मल रहोगे तो दुनिया क्या करेगी, तुम्हारा अचार बना देगी। हमेशा स्पेशल रहो, अगर आम बनोगे तो दुनिया अचार बना के तुम्हें खा जाएगी। ठीक है, तो हमेशा क्या चलाना, हमें स्पेशल रहना। समस्याओं आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं को लड़कर की खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ। तो इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्लास निकल बवाल लगा दिए, 4 घंटे लग गए पूरी तैयार करने में। ठीक है, हिस्ट्री। अब पहले दर्शन कर लो कितने चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। पहले यूरोप आएगा, फिर क्या आएगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहले क्या है, यूरोप वाला क्वेश्चन है, पीडीएफ में जाएगी, कोई लिखो मत, सिर्फ समझो। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, फिर भूमंडलीय विश्व का वर्णन। तीसरा चैप्टर का नाम है हमारा भूमंडलीय विश्व का वर्णन। चौथा औद्योगिकरण का युग और पांचवा क्या है, उद्दृढ़ संस्कृति और आधुनिक। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम। कॉमन क्वेश्चन हमने लिए, जहां 4 को लाकर 1 बनता है तो वो हमने लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 के बराबर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, पहले देखो हम 2 तरीके लाए हैं। पहले पूरा प्रॉपर लिखने का तरीका बताया हमने और दूसरा की पॉइंट्स निकाल के लाए हैं, मतलब याद कैसे करें। मेन चीज तो ये है ना, हमें याद होना चाहिए। लिखने के लिए मॉडल में दिया था, हर चीज तुम्हारे पास सुविधा में उपलब्ध है। मेन चीज समस्या कहां आ रही थी, हमसे याद नहीं हो रहा था, यही समस्या आ रही थी। और पढ़ा कैसे गया, ये चीज समस्या आ रही, तो समस्या का समाधान करने वाला हूं। ठीक है, तो चैप्टर 1 देखो, पहले प्रॉपर पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, उसके नीचे हमने की पॉइंट लगाए हुए हैं, याद कैसे करें। सारा का सारा याद होगा, बराबर साथ साथ बोलते जाना। अभी सिर्फ समझो। ठीक है, तो बात करते हैं भ्रांच के रांति। दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, इसको 4 घंटे लग गए पूरा बनाने में, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ किए तुम्हारे के लिए मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद पीडीएफ बनाएंगे, टाइप करके लाते और ज्यादा टाइम लग जाता, तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य क्या कारण है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई और क्या कारण रहा इसका, मतलब हुई तो क्यों हुई, क्या कारण रहा इसका, वो देखते हैं। उत्तर देखो क्या कहता है। देखो याद करने का तरीका क्या होता है, हमेशा की पॉइंट निकालो। ये पूरा तुम 4 लाने याद नहीं करना तुम्हें, मतलब फ्रांस की क्रांति कब हुई, कहां हुई, क्या कारण रहा। तो मेन पॉइंट देखो, फ्रांस की क्रांति कब हुई, 14 जुलाई 1789 को हुई। अब हुई तो हुई कहां हुई, बेस्टर पर। देखो बेस्टिल पर हमले के बाद एक बेस्टिल स्थान है जहां पर क्या हुआ था, हमला हुआ था, वहां पर ये क्रांति, फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। तो 14 जुलाई 1789 को बेस्टर पर हमले के बाद ये क्रांति शुरू हुई। तो कहां हुई थी, बेस्टर पर हमले के बाद ये क्रांति शुरू हुई थी। और शुरू हुई थी कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो पहला पॉइंट को देखकर, अब शुरू हुई तो खत्म भी होगी। तो खत्म हुई थी 11 नवंबर 1799 में। नेपोलियन
बोनापार्ट के राज्य पर हमले के साथ साथ खत्म हुई। देखो शुरू होती है बैरिस्टर पर हमले के बाद, बैरिस्टर हमले करने के साथ साथ शुरू होती है कब? 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। खत्म कब होती है? नेपोलियन बोनापार्ट के राज्य है उस पर हमला किया और 11 नवंबर 1799 को उसको खत्म कर दिया, ठीक है। जो आधुनिक युग की महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना कैसी है? आधुनिक युग की महत्वपूर्ण घटना है। तो हमने क्या क्या सीखा कि एक क्रांति कब शुरू हुई? बैरिस्टर पर हमले करने के बाद 14 जुलाई 1789 में स्टार्ट हुई और खत्म कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट पर हमला करने के बाद 11 नवंबर 1799 खत्म हो गई, जो हमारे आधुनिक युग की कैसी एक महत्वपूर्ण घटना है। ये तो हो गया क्रांति, मतलब फ्रांस क्रांति कब हुई, क्यों हुई और क्या कारण रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कारण क्या है। 3 प्रकार के कारण है। राजनीतिक कारण, पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीति में 3 पार्ट है, निरंकुश, राजतंत्र। देखो राजनीतिक कारण, राज यानी कि राजा संबंधित होने वाले, निरंकुश यानी कि नाखुश। जो क्या था? राजतंत्र यानी राजा की जो प्रजा थी वो क्या थी? खुश नहीं थी। किससे? राजा के कारनामे से, ठीक है। ये एसएसटी ऐसा टॉपिक होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, अब बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग तुम्हें पता होना चाहिए, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण नाम से स्पष्ट है, यानी राजा के कारनामे से जो प्रजा थी उसकी वो खुश नहीं थी, ठीक है। वो अपनी मनमानी करता था और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था, क्योंकि वो राजा था जो प्रजा की बात बिल्कुल सुनता ही नहीं था, उसको हमेशा नुकसान पहुंचाता प्रजा को। वो अपने भोग विलास में लीन थे, क्योंकि जो काम कर रहे थे वो खुद ही कर रहे थे और किसी दूसरे की इच्छा को नहीं सुन रहे थे, समझ गए। तो फिर देखते हैं क्या है ये बवाल। निरंकुश प्रजातंत्र, यानी निरंकुश मतलब नाखुश थी। राजतंत्र यानी कि राजा की प्रजा, यानी कि राजा का तंत्र जो राजतंत्र है वो नहीं खुश थी। बात करते हैं फ्रांस में राजा की शक्ति कैसी थी? निरंकुश थी। जो फ्रांस में राजा जो क्या कर रहा था, राज कर रहा था, उससे जो क्या थी? निरंकुश थी। यानी कौन थी? राजा की जो सारी शक्तियां थी वो प्रजा उससे निरंकुश थी, ठीक है। वे अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। तो हमने क्या बताया? राजा की शक्ति से जो प्रजा थी कैसी थी? निरंकुश थी और वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। राजा के अन्याय इतने सारे थे कि वो प्रजा सहन नहीं कर पा रही थी। तो राजा के अन्याय आम जनता, राजा के अन्याय से आम जनता कैसी होती थी? परेशान होती थी। तो हमने निरंकुश राजतंत्र में तो बना बना के लिख पाओगे। इसमें क्या बताया हमने कि जो फ्रांस के राजा थे वो उनकी शक्तियों से क्या प्रजा कैसी थी? निरंकुश थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता था? काम करता था। अब काम करेगा तो प्रजा की सुनेगा? नहीं सुनने वाला है। तो जो राजा के अन्याय थे, मतलब राजा की जो अत्याचार थे, वो प्रजा कैसी थी? बहुत ही परेशान थी, ठीक है। अब बात करते हैं विलासी जीवन। जी विलासी जीवन क्या होता है? मतलब विलास शोक में, हाँ विलास मतलब जो प्रजा थी विलास शोक में जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा की जो राज्य की संपूर्ण आय थी, जो पूरे राज्य में जो राजा की इनकम पूरी संपूर्ण आय आ रही थी, वो क्या था? सिर्फ ओनली ऑन राजा का निजी अधिकार था। जो पूरी संपूर्ण आय उस पर थी, राजा का अधिकार था और किसी का अधिकार नहीं था। अब राजा का अधिकार था, अपने शौक में मगन था वो। राजा और रानी भोग विलास में लिप्त थे, यानी कि लीन थे, यानी मगन थे। लिप्त यानी कि लीन, मगन थे, अपने भोग विलास में, अपने शौक और शान में व्यस्त थे। तो क्या बताया हमने? राज्य की संपूर्ण आय, जो राज्य की पूरी संपूर्ण आय थी, इसमें किसका अधिकार था? राजा का अधिकार था। तो राजा का अधिकार था और किसी का अधिकार नहीं था। तो क्या हुआ? राजा और रानी अपने मतलब अपने शौक और शान में व्यस्त थे, मतलब लीन थे, व्याप्त थे और क्या थे? अपने शौक में मगन थे, समझ गए। तो निरंकुश और विलासी जीवन कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अभी और तरीका याद करने का, 2-3 तरीके हैं हमारे पास। इससे क्या आप जब राजा क्या था? अपने शौक कर रहा था और जनता को ध्यान नहीं दे रहा था। जनता कैसी थी? भुखमरी से परेशान थी। तो जनता के लिए क्या आ रही? भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। क्योंकि राजा अपने शौक में मगन था और जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो जनता क्या परेशान हो जाएगी? भुखमरी जैसी स्थिति पैदा होने लगी थी, ठीक है। अगर प्रजा का वो राजतंत्र का राजा ठीक है तो प्रजा हमेशा खुश रहेगी। अब राजा मेन मुखिया ही खराब है तो प्रजा तो हमेशा परेशान होने वाली है, ठीक है। अब प्रशासनिक व्यवस्था, जो राज्य में राजा द्वारा जो व्यवस्थाएं थी वो भी कैसी थी? अव्यवस्थित थी, मतलब कोई सिस्टमैटिक क्रम नहीं था। बात करते हैं फ्रांस की शासन व्यवस्था की, जो कैसी थी? अव्यवस्थित थी, जो सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से नहीं थे। ध्यान दे ले, ऐसे वाले लास्ट और बढ़ रहे हो तुम। फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसी थी? अव्यवस्थित थी,
देखो और क्या करता था, जो सरकारी पद निकलते थे, नौकरी के सरकारी पद निकलते थे, वो क्या करता, अपने अपने को लगाता था। उससे दूसरे से मतलब नहीं था, जो उसके कहने मतलब नहीं होता, मतलब सरकारी नौकरी निकल रही है, अपने निजी जो संबंध थे उन्हें लगा रहा था, दूसरे से मतलब नहीं था, उसके जो परिवार के थे उन्हें लगा रहा था। तो क्या था इसमें, शासन व्यवस्था कैसी थी, ठप थी, बिल्कुल अव्यवस्थित थी। कैसी थी, बिल्कुल ठप थी। और सरकारी पदों पर नियुक्ति की जो योग्यता थी आधार, उससे कोई मतलब ही नहीं था। तुम हाई स्कूल में एंटर करें समझने के लिए अपने आधुनिक वाले में, तो उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी नॉलेज से, तुम्हारी नॉलेज कितनी भी हो, कोई टैलेंटेड बंदा खड़ा है उससे कोई मतलब नहीं था, कोई उसके घर का है तो उसे नौकरी पहले देता था। ठीक है, ये राजा के कारनामे थे। तो इसमें कोई प्रशासनिक व्यवस्था, कोई प्रॉब्लम, हेडिंग से पहचान लेना, प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजा की व्यवस्था कैसी थी, अव्यवस्थित थी। और जो सरकारी पद में नौकरियां निकलती थी उसे योग्यता के मामले से नहीं दे रहा था, अपने परिवार निजी संबंध से दे रहा था उसे। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक कारण। जी उसके राजनीतिक यानी पर्सनल कारण थे, जी समाज यानी समाज के कारण होंगे। किसके होंगे, समाज के होने वाले। देखो सामाजिक कारण क्या, 18वीं सदी चल रही थी उसमें। ठीक है, तो 18वीं सदी के अंत होते फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियां शोषणकारी हो गई थी। 18वीं सदी चल रही, फ्रांस की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, जो पूरे समाज की परिस्थितियां थी, कैसी होती थी, शोषण से भरी हुई थी, मतलब शोषणकारी हो चुकी थी। क्योंकि जो राजा द्वारा समाज यानी पूरे प्रजा पर जो अत्याचार कर रहे थे वो पूरे शोषण से कैसे थे, लिंक थे। तो शोषणकारी पूरी परिस्थितियां बन चुकी थी। समझिए 18वीं सदी की बात चल रही है जिसमें फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियां शोषणकारी हो गई थी और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार था। जो कुलीन जो राजा के कुल के थे उसमें क्या विशेष अधिकार प्राप्त था और आम जनता को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। देखो ये तरीका बिल्कुल हमें लगा ऐसे याद करा सकते हैं और थ्योरी पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं ये भी बताऊं कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे आएगा और लिखा कैसे जाएगा। समझ गए, थ्योरी पढ़ाते बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमें, तो जी हमारे पास तरीका था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के। तो सामाजिक में कोई प्रॉब्लम, ठीक। आर्थिक कारण की बात करते हैं। आर्थिक कारण क्या बता पाएगा कोई? देखो अभी फिर इतना देखो, आर्थिक कारण नीचे मत देखो, आर्थिक कारण देखो, आर्थिक कारण क्या था। अब देखो आर्थिक कारण तुम बना बना के भी ले सकते हो, क्योंकि राजा द्वारा जो प्रजा को सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वो राजा द्वारा प्रजा ध्यान नहीं दे रही थी प्रजा पर, तो उसमें समस्याएं थी, मनी की प्रॉब्लम थी, जिससे क्या वो अपने मनी प्रॉब्लम थी, जो अपनी मतलब जो प्रजा थी वो अपने सभी सुविधाओं जो व्यवस्थाएं थी सुविधाएं थी उसे पर्याप्त ढंग से नहीं प्राप्त कर पा रहा था। यानी आर्थिक परिस्थितियों से इस क्रांति को बढ़ावा मिला। ये क्रांति क्यों की गई, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही कमजोर थी, तो इस क्रांति का हमने उदय किया। ठीक है, तो आर्थिक परिस्थितियां बहुत ही कमजोर थी, इस वजह से इस क्रांति को हमने बढ़ावा दिया। इस क्रांति को लॉन्च करने का यही उद्देश्य था कि राजा के अन्याय बहुत सारे शहर नहीं कर पा रहे थे, आर्थिक परिस्थितियां भी कमजोर थी, इस वजह से इस क्रांति को हमने बढ़ावा दिया। ठीक है, एक तरफ फ्रांस की ब्रिटेन, एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन के साथ क्या चल रहा था, लगातार युद्ध में लिए थे। एक तरफ फ्रांस जो था, फ्रांस की क्रांति चल रही, फ्रांस क्या था, ब्रिटेन के साथ लगातार युद्ध में लीन था, और दूसरी तरफ राजा के अत्याचार थे जो हमें मजबूर कर रहे थे। ठीक है, आर्थिक परिस्थितियां इस क्रांति को बढ़ावा दिया। एक तरफ क्या है, फ्रांस ब्रिटेन के साथ लगातार युद्ध में लीन था, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन का क्या चल रहा था, घमासान युद्ध चल रहा था। ठीक है, और वही दूसरी तरफ फ्रांस के राजा थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूर्णतः ठप कर रखी थी, जिससे क्या थी, प्रजातंत्र बहुत ही परेशान थे। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कोई प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद किया जाए। क्या हम इतना याद कर पाएंगे, चार लाने नहीं कर पाएंगे यार, और भी तरीके हैं याद कराने के, वो देखो जितनी सुविधा उपलब्ध हो पाएंगे उतनी करेंगे। ठीक है, की पॉइंट्स ऐसे तुम भी कर सकते हो याद, ये सारी व्यवस्था आपने दे रखी है पीडीएफ में। ठीक है, पहले प्रॉपर पढ़ लो, उसके बाद कम समय में कैसे याद करें, बिल्कुल पूरी नहीं पढ़ जाए कम समय में। देखो की पॉइंट्स हमने क्या बताया, पहले राजनीतिक कारण बताए। ये तो तुम्हें पता ही है फ्रांस क्रांति कब हुई और क्यों हुई। कब हुई, 14 जुलाई 1789 में हुई, खत्म कब हुई, 11 नवंबर 1799। ठीक है, तो बात करते हैं की पॉइंट्स की। हमने पहले बताया राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण आप कीजिए बताइए, निरंकुश राजतंत्र, दूसरा विलासी जीवन और तीसरा प्रशासनिक व्यवस्था। तो निरंकुश राजतंत्र क्या था, राजा की जो शक्तियां थी उससे क्या थी, प्रजा निरंकुश थी। ठीक है, आ रहा समझ में, बोर तो नहीं हो रहे हो। राजा की शक्ति कैसी थी, निरंकुश थी। फ्रांस के राजा की जो शक्तियां थी कैसी थी, निरंकुश थी। पूरा प्रयास कर रहे हैं याद कराने का,
और अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। तो जहां का वो फ्रांस का राजा था, अपनी शक्तियों पर क्या, फ्रांस के राजा थे, राजा की शक्तियों से प्रजा कैसी थी, निरंकुश थी। और जो वो राजा था अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था, प्रजा की तो बिल्कुल सुनता ही नहीं था। जनता जिससे क्या थी, परेशान। समझ के लिख लोगे, इससे 3-4 लाइनें बन जाएंगी, कर लोगे कोई दिक्कत। तो राय रहती राजा निरंकुश, खत्म। अब बात करते हैं विलासी की। देखो जो राज्य की संपूर्ण आय थी उसमें क्या था, राजा का निजी अधिकार। राज्य की पूरी संपूर्ण आय थी उसमें क्या, राजा का निजी अधिकार था। जिससे क्या था, राजा रानी अपने भोग विलास में लिप्त थे, मगन थे। ठीक है, उन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं था। आम जनता क्या थी उससे, भुखमरी, आम जनता में भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, इसलिए बाबू 4-5 लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो संपूर्ण आय राजा पर निजी अधिकार था, राजा रानी भोग विलास में लिप्त थे और आम जनता भुखमरी से परेशान थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। जो राजा द्वारा प्रजा की व्यवस्थाएं की गई थी वो कैसी थी, अव्यवस्थित थी। और जो सरकारी नौकरी निकाल रहा था वो से योग्यता से कोई मतलब नहीं था, क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं था। जो अपने निजी संबंध उसके जो परिवार के थे उन्हें हमेशा नौकरी दे रहा था। ठीक है, हाँ। और बात करते हैं सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण 18वीं शताब्दी का अंत हुआ। 18वीं शताब्दी का क्या हो गया, अंत हो गया। और सामाजिक परिस्थितियां कैसी बनती गई, शोषणकारी बनती गई, क्योंकि समाज पर बहुत सारा अत्याचार हो रहा था। तो शोषण वो प्रजा थी वो सहन नहीं कर पा रही थी, जो स्थितियां कैसी बन गई थी, शोषणकारी बन गई थी। ठीक है, कुलीन वर्ग, जो राजा के कुल के जो वर्ग व्यक्ति थे उसमें क्या था, विशेष अधिकार था, यानी निजी अधिकार उन्हें प्राप्त था। आर्थिक कारण की बात करते हैं तो आर्थिक परिस्थितियां जो कमजोर थी, आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी, इस वजह से क्रांतियों को हमने बढ़ावा दिया। अब एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच घमासान युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ ये राजा हमको परेशान कर रहा था। ठीक है, राजा क्या कर रहा था, राजा ने पूरी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, अव्यवस्थित रखी थी। ठीक है, जिससे क्या प्रजा बहुत ही परेशान थी। प्रजा और राजा के बारे में जिक्र हो रहा है पूरा सारा का सारा फ्रांस क्रांति में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, फ्रांस क्रांति लिख लोगे। पहले हमने बताया कि कब हुई और कहां खत्म हुई, उसके बाद हमने राजनीतिक कारण बताए, उसके बाद हमने सामाजिक कारण बताए, उसके बाद हमने बताया आर्थिक कारण। आर्थिक में प्रॉब्लम आएगी मनी की। ठीक है, सामाजिक में पूरे समाज से बात की जाएगी, राजनीतिक में बात की जाएगी राजा और प्रजा की। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम भी है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो जो चैप्टर का नाम वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक है। मतलब राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, जो इसका उदय हुआ उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक है। ठीक है, तो पहले समझेंगे राष्ट्रवाद का मतलब। राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, जितने भी तुम्हें पॉइंट देखना है ये तुम्हें छापना है क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रवाद का विकास या राष्ट्रवाद से कारण या हानि या लाभ, तुम्हें कुछ भी दिख जाए तो ये क्वेश्चन तुम्हें पूरा छापना है, इसके अलावा कोई याद नहीं करना। ठीक है, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीति जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है, एक आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। ठीक है, राष्ट्रवाद मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का नाम से स्पष्ट है कि मतलब पूरे समाज को एकजुट करना, एकजुट मिलकर कार्य करना, ऐसी भावना इसके अंदर आएगी। तो यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक सांस्कृतिक और सामाजिक, भौगोलिक सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की भावना बनती है। राष्ट्रवाद मतलब क्या है, लोगों को एकजुट करना। ठीक है, एकजुट करना और एकजुट से रहकर किसी का काम करना, मतलब सारा प्रेम और एकता की स्थापित करता है। राष्ट्रवाद लोगों में प्रेम दिखाता है और एकजुट रहने की शक्ति देता है। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। किसका प्रतिफल है, आधुनिक विश्व की जागृति का प्रतिफल है, जिसमें क्या है, एक ऐसी भावना है, इमोशन है, जो किसी भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले, देखो कहां रहेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, पूरे समाज में परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भाव बनती है। ठीक है, जो उनमें परस्पर प्रेम
और एकता को स्थापित करती है, जो उन्हें परस्पर मतलब आपस में प्रेम और एकता की भावना प्रकट करती है। तो राष्ट्रवाद का संबंध आ गया, मतलब इसका मतलब समझ आ गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले मध्यम वर्ग के देखते हैं, ठीक है, मिडिल फैमिली यानी मिडिल वर्ग के। तो पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में सहायक परिस्थितियां कौन कौन सी थी? देखो, पहला पॉइंट है नए मध्यम वर्ग का उदय। जो नए मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? तो यूरोप का नाम चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप। तो यूरोप के पश्चिमी और मध्यम भागों में, यूरोप के पश्चिमी और मध्यम भागों में क्या औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह जैसे श्रमिक वर्गों के लोग और मध्यम वर्ग के लोग अस्तित्व में आए। देखो क्या होता है, यूरोप के पश्चिमी और मध्यम जो इंडस्ट्री चल रही है उस औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, पूरे समाज के समूह की जो लेबर थी वो क्या थी? जो लेबर है औद्योगिकरण जो काम कर रहे हैं मजदूर, वो किसमें आते हैं? मध्य वर्ग में आते हैं। तो मध्य जो वो अस्तित्व में आई। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में जो औद्योगिकरण चल रहा था उसके कारण क्या नए समाज के जो समूह है यानी कि लेबर वर्ग के लोग हैं जो इस मध्यम वर्ग में अस्तित्व में आए, ठीक है। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे? उद्योगपति आ जाएंगे, व्यापारी आ जाएंगे और सेवा क्षेत्र के लोग आ जाएंगे, ठीक है। समझ गए इसका मतलब? मध्यम वर्ग यानी मिडिल फैमिली वाले जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं उदारवाद की विचारधारा का प्रचार। उदारवाद की विचारधारा का प्रचार, पहले पढ़ लो। उदारवाद की विचारधारा के प्रचार, नए मध्यम वर्ग के लोग। उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए, देखो उदारवाद का अर्थ क्या है? मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें स्वतंत्रता, कानून के समय सभी अधिकार को प्राप्त कराना, ठीक है। तो उदारवाद की विचारधारा का प्रचार क्या है? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें क्या स्वतंत्रता चाहिए उन्हें, और मतलब समान अधिकार चाहिए, कानून के समय से समान अधिकार प्राप्त कराना इस उदारवाद का उद्देश्य था। उदारवाद का मतलब क्या है? जो लेबर मध्यम वर्ग के लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या समान अधिकार प्राप्त कराना, और क्या है स्वतंत्रता प्राप्त करना, उन्हें मतलब फ्रीडम हो, किसी भी कार्य करने की आजादी हो, और दूसरी बात कानून के समय जो सभी को अधिकार मिल रहे हैं वो उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। तो बात कहां तक पहुंची है? फ्रांस में वोट डालने दो। फ्रांस में क्या चल रहा था? फ्रांस में जो व्यक्ति वोट अमीर है, मतलब क्या है संपत्तिवान है, उसे ही चुनाव लड़ने का और वोट डालने का अधिकार था, ठीक है। समझिए, मतलब जो संपत्तिवान व्यक्ति है, जिसे ज्यादा संपत्ति है, रईस है यानी कि अमीर है, उसे ही चुनाव लड़ने का, निर्वाचित होने का और वोट डालने का अधिकार था। जो मिडिल फैमिली से थे, संपत्ति विहीन थे, जिनके पास पैसा नहीं था, वो क्या कर रहे थे? वो वोट डालने से वंचित हो गए थे। समझिए उदारवाद सिस्टम पूरा समझ में आया। उदारवाद का मतलब क्या है? मिडिल फैमिली के जो लोग हैं उन्हें क्या करना? कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त कराना और स्वतंत्रता प्राप्त कराना उनका उद्देश्य था। और हाँ, सभी अधिकारों को समान अधिकार प्राप्त कराना। अब फ्रांस में जो वोट डालने की जो कंडीशन थी उसमें क्या था कि जो अमीर लोग ही वोट डाल पा रहे थे और गरीब लोग वोट नहीं डाल पा रहे, ठीक है। तो इतना पूरा समझ आ गया उदारवाद का मतलब। एक बार पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लाइन 2-3 जगह से हमने सॉल्व इकट्ठे किए, तब वहां से लिखा है, ठीक है। भाषा की बात करते हैं। भाषा कैसी थी? भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो भाषा थी वहां की, वो राष्ट्रीय भावना के विकास में, जो राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ उसमें क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। रूसी कब्जे के बाद उसके सदस्यों ने राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का सहारा लिया। जो रूसी कब्जा हुआ था उसके बाद जो वहां के सदस्य थे जिन्होंने इस भाषा का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का सहारा लिया और रूसी भाषा का प्रारंभ किया। तो राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। और रूसी कब्जे के बाद जो वहां के सदस्य थे उन्होंने इस भाषा का सहारा लिया और रूसी में रूस भाषा का प्रारंभ कर दिया। कोई दिक्कत? भाषा के बारे में कोई प्रॉब्लम? भाषा क्या थी? राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और रूसी कब्जे के बाद जो रूसी कब्जा था उसके बाद जो क्या हुआ, जो सदस्य थे वहां के सदस्यों ने क्या इस भाषा का सहारा लिया और रूस में रूसी भाषा का प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ईरान का स्वतंत्रता संग्राम
इस घटना ने पूरे यूरोप में राष्ट्र भावना का संचार फैला दिया। ठीक है, जो इस घटना हुई थी फ्रांस राष्ट्रवाद वाली, उसने यूरोप में पूरी राष्ट्र भावना का संचार फैला दिया, मतलब पूरे में प्रचार कर दिया। राष्ट्र भावना का संचार यूरोप में फैला दिया या कर दिया। 1821 की बात करते हैं तो क्या होता है, यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ठीक है, और 1832 में क्या हुआ, उन्हें राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, तो 1821 में वो संघर्ष करते हैं स्वतंत्रता के लिए, और 1832 में उन्हें क्या, राज्य के रूप में स्वतंत्रता वो मान्यता मिल जाती है। ठीक है, यूनान में स्वतंत्र संग्राम कैसे हुआ, यूरोप में राष्ट्र भावना का संचार हुआ, और 1821 में क्या हुआ है, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया, और 1832 में उन्हें राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करें, दूसरा क्वेश्चन वो भी देख लो। पहले बताया आपने नए माध्यम का उदय, कलर कौन सा रखें, देखो नए मध्यम वर्ग का उदय। तो नए मध्यम वर्ग का उदय कहाँ होगा, यूरोप के जो मिडिल फैमिली के लोग थे, मजदूर कार्य कर रहे थे, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध की गई थी। ठीक है, यूरोप के पश्चिमी मध्यम भागों में मजदूर वर्ग के लोग इसकी आवश्यकता में आए। मध्यम वर्ग का मतलब क्या है, जो मिडिल फैमिलीज है वो औद्योगिक मतलब फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, मजदूर, इसके अस्तित्व में आए। जैसे उद्योगपति रहे, व्यापारी रहे, और सेवा क्षेत्र के लोग रहे। ठीक है, उदारवाद का क्या बताया आपने, अर्थ क्या है इसका, स्वतंत्रता कानून के समय समान अधिकार प्राप्त करना। उदारवाद शब्द का अर्थ क्या है, सभी को स्वतंत्रता व समान अधिकार कानून के समक्ष में प्राप्त करना, इसका मतलब है। और अधिक संपत्ति वाले वोट देने का अधिकार था, और कम संपत्ति वालों को वोट देने से अधिकार नहीं था, क्योंकि वो वोट डालने से कैसे थे, वंचित थे। ठीक, कुछ थोड़ा बहुत भी याद हो रहा है, तो ठीक है। भाषा की बात करते हैं, भाषा क्या है, भाषा राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास करने में जो भावना का विकास था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के विरोध होता है और भाषा का सहारा लिया। रूसी कब्जे के बाद राष्ट्रवाद के विरोध में इन्होंने इस भाषा का सहारा लिया और रूस में इस भाषा का प्रारंभ कर दिया। कहाँ प्रारंभ किया था, पोलैंड में रूसी भाषा का प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ईरान का स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ, भावना का जो संचार था पूरे में उन्होंने फैला। 1870 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 1832 में इन्हें मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत। यूरोप में भावना का संचार होता है और 1821 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। 32 में क्या होता है, मान्यता मिल जाती है। तो पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। देख लो, तुम्हारे क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति योगदान को दर्शाने के लिए 3 धारण लिखी है, जे तुम्हें छापना। ठीक है, यूरोप वाला आपने लिखा है। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास, जे तुम्हें छापना है, राष्ट्रवाद का विकास वाला है, ऑल इन वन है। हाँ ठीक है, एफएसटी क्या होता है, बना बना के लिखना पड़ता है। अब तुम अलग अलग क्वेश्चन, हाँ राष्ट्रवाद का विकास वाला कुछ भी आ जाए यूरोप वाले, एक क्वेश्चन लिखा है तुम्हें, वो तुम्हें पूरा छापना है। अब भारत में राष्ट्रवाद आ जाए वो आगे बताएंगे, फ्रांस क्रांति आ जाए वो तुम्हें छापनी है। तुम्हें दिखा कहीं मिल जाए राष्ट्रवाद में विकास या उसके क्या भूमिका रही, क्या उसका इतिहास रहा, उसके बारे में बताइए, तात्पर्य बताइए, कुछ भी आ जाए तो तुम्हें वही छापना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्या करोगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। एफएसटी में क्या होगा, 4 से मिला के 1 लिख दो, मिलना चाहिए, मतलब उससे रेट होना चाहिए बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, ये तो बता ही दिया हमने। उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, ये भी बता दिया हमने। उदारवादी का क्या अर्थ है राष्ट्रवाद में, ये बता दिया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन है कॉमन, सारे तुम बना बना के कर सकते हो। राष्ट्रवाद का विकास बताइए, ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। ठीक है, छोड़ रहे हैं, चले आ जाओ, गेट खुले हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो शांत हो जाओ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। पहले उसमें क्या था, पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद था, इसमें क्या भारत में राष्ट्रवाद के कारण रहा, उसका उल्लेख करना। उसमें क्या
थी 18वीं सदी, अब कौन सी आ गई 19वीं सदी। तुम्हें याद रखना पड़ेगा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में बढ़ने लगी, जब 19वीं शताब्दी में भारत के लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी तो क्या होता है, तब इसने एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम का रूप ले लिया। बोर हो रहे बताओ, बंद कर दें। संचित शांत हो जाओ, नहीं पढ़ना चले जाओ, डिस्टर्ब ना करो। आवाज तो तेरी आ रही है, कोई बात नहीं सर, हमें बोल रहे हैं और सब शांत बैठे हैं। ठीक है सर, हमें बोल रहे हैं, सुन ले ध्यान से, अगर इच्छा ना हो चले जाओ, कोई दिक्कत हो जाए, एक बढ़ेगा एक से काम चल जाएगा हमारा। तो 19वीं सदी जब 18वीं सदी क्या था, यूरोप का राष्ट्रवाद था। अब आ गई 19वीं सदी जिसमें क्या भारत में राष्ट्रवाद का उदय आएगा। तो क्या होता है 19वीं शताब्दी में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगी बढ़ने लगी तो क्या होता है, तो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लेती है। उसमें क्या था, प्रयास कर रहे थे। इसमें 19वीं शताब्दी में भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, तो जो भावना जगी उसमें एकता आई, लोगों में एकजुट हुए, तो क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। अब वो करेंगे संग्राम, क्या करने वाले हैं, संग्राम करने वाले हैं। इसके निम्न कारण रहे, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। पहले देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है, 1857 क्रांति में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूटा, एक बार ही लिखा है, ठीक है, गुस्सा फूटा। अब क्या 1857 क्रांति हुई, जिससे क्या हुआ, भारत के लोगों का अंग्रेजों की नीतियां थी जो क्रूर नीतियां थी, उन पे क्या होता है, भारतीयों का गुस्सा फूटता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनमें भारतीयों को गुस्सा फूटता है, कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त संग्राम करना है और स्वतंत्र होना है। तो मतलब अब क्या करेंगे वाले, जो राजा अंग्रेजों की नीतियां थी उनके खिलाफ गुस्सा फूटता है, उन्होंने ठान लिया हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो 1885 में क्या करते हैं, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। देखो 1885 में क्या होता है, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। इसे करने वाले कौन थे, AOU, ठीक है, इनके द्वारा ये स्थापना की जाती है कांग्रेस की। सर इन लोगों को अलग-अलग बैठा दो। शांत हो जाओ, क्यों माहौल खराब कर रहे हो, दूर दूर फैलो, दूर दूर बैठो। देखो शांत हो जाओ, चलो शांत हो। क्या होता है 1857 क्रांति के बाद क्या होता है, अंग्रेजों की नीतियां थी उनमें भारतीय गुस्सा फूटने लगा, ठीक है। उन्होंने ठान ली राष्ट्रवाद की भावना हमें, राष्ट्रवाद की स्वतंत्रता हमें उत्पन्न करानी है। तो उन्होंने कहा 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर, कांग्रेस स्थापना की, जिससे क्या होता है, भारत में एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास किया गया। देखो उन्हें समस्या आ रही थी कि मतलब स्वतंत्रता संग्राम कैसे किया जाए, तो उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी। कांग्रेस स्थापना करेंगे तो स्थापना करने का उद्देश्य ये है कि भारत के लोगों को एकजुट करना और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना, ठीक है। तो क्या होता है, भारत के लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास किया गया, जिससे क्या होता है, भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रीय सत्ता के लिए उनमें एकता की भावना पैदा होती है। वही बात है, इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसको लॉन्च करने का, कांग्रेस की स्थापना करने का, कि भारत के लोगों को एकजुट कराना और एकजुट होकर अंग्रेजों की नीतियां जो थी उनसे लड़ना, संघर्ष करना और हमें अपने आप को स्वतंत्र कराना था। और उनके अंदर एकता की भावना जग चुकी थी पूर्णतः, ठीक है। तो क्या होता है, भावना पैदा हुई और भारतीयों में राष्ट्रवाद का कारण बना। जो भारतीयों में राष्ट्रवाद पैदा हुआ यही कारण था, ठीक है, और कारण बना और उदय क्रांति हुआ, समझ गए। तो इसमें क्या था, 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूटा तो राष्ट्रवाद की उनके अंदर भावना जागी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ जो है एकजुट होकर और मतलब संघर्ष किया और स्वतंत्रता के लिए एकता की भावना पैदा होती है और भारत की राष्ट्रवाद का उदय। आर्थिक कारण क्या है, अंग्रेजों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में एक कृषि के क्षेत्र होगा और एक लघु उद्योग होगा, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा कृषि के
के क्षेत्र में बंदोबस्त नीतियां चालू कर दी। अंग्रेजों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में भारतीयों के लिए बंदोबस्त की नीतियां शुरू कर दी गई। उसमें कौन कौन सी नीति थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जो प्रणालियां थी वो उन्होंने बंदोबस्त शुरू कर दी। तो अंग्रेजों द्वारा कृषि के लिए क्या क्या हुआ? एक नीतियां शुरू कर दी, बंदोबस्त नीतियां शुरू कर दी। उनमें कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है, 3 उन्होंने नीतियां शुरू कर दी। तो इस नीतियों के द्वारा क्या होता है? किसानों को शोषण होने लगा। उन्होंने चालाकी चल रही, अंग्रेजों ने चालाकी चल रही, उन्होंने बंदोबस्त नीतियां शुरू कर दी। और क्या होता है? इन नीतियों के माध्यम से किसानों को शोषण करने लगे, ठीक है। तो इन प्रणालियों के द्वारा किसानों को शोषण होने लगा और लघु उद्योग में धीरे धीरे समाप्त कर दिया उन्होंने। जो भारत में लघु उद्योग चल रहा था उनका भी धीरे धीरे उन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है? इस प्रकार कृषि उद्योग के क्षेत्र में नीतियों का राष्ट्रवाद खिलाफ उदय होगा, उन्होंने उल्टा पैंतरा फेल दिया। तो इस प्रकार कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद का उदय होता है, समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े। अब बात करते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? बहुत सी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया है। उसमें से कुछ है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं जो महानायक हैं। उन्होंने क्या किया? सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। बहुत सारे हैं, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महानायकों ने क्या किया? सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। जिससे क्या होता है? समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। समाज में जो बुराइयां चल रही थी, धार्मिक आंदोलन अपने पर्सनल के लिए चलाया, हमने सामाजिक सुधार के लिए चलाया कि मतलब समाज में जो निगेटिविटी पैदा हो रही थी उसे दूर किया जाए। कहने का मतलब समाज में बुराइयां चल रही थी, आपस में उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार क्या होता है? लोगों में एकता की भावना का उदय होता है। जो मतलब दूर बिछड़ रहे थे, जो बुराई कर रहे थे आपस में एक दूसरे की, उन्होंने कहा तुम भी मेरे पास आ जाओ, एकजुट हो जाओ, इसलिए अपने धार्मिक आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने बुराई चल रही समाज में उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और सभी लोगों को एकता की भावना के साथ उन्हें जोड़ दिया। तो दिक्कत। अब की पॉइंट देखते हैं कैसे याद किया जाए। राजनीतिक कारण क्या है? 1857 में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ क्रांति हुई थी वाली। इसके लिए इन्होंने जो भारतीय गुस्सा था वो फूटा। फिर क्या होता है? फिर भारतीयों ने ठाना कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जागती है। कोई दिक्कत? उन्होंने इसके लिए क्या किया? कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 1885 में, जिसकी स्थापना करने वाले थे AOU। तो उन्होंने इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को एकजुट करना, एकता के साथ उन्हें इकट्ठा करना और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना, उनके सामने मुकाबला करना, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना होती है भारतीय एकजुट होने के लिए, अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए, ठीक है। तो आर्थिक कारण क्या रहा? आर्थिक मतलब पैसे की प्रॉब्लम आने वाली यहाँ पर। तो मतलब जो उनका कार्य चल रहा था कृषि और लघु उद्योग भारत के, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। कृषि के क्षेत्र में बंदोबस्त नीति शुरू कर दी, अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई। जिससे क्या होता है? उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जो प्रणाली उन्होंने शुरू कर दी। इस वजह से क्या होता है? किसानों को शोषण होने लगा, ठीक है। और लघु उद्योग में धीरे धीरे समाप्त कर दिया। जिससे क्या? लघु उद्योग, कृषि उद्योग अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद का उदय हो गया, समझ गए। अब बात करते हैं सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण किनके द्वारा चलाया गया? भारत के जो महानायक थे, राजा राममोहन राय रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती रहे, विवेकानंद रहे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर रहे। उन्होंने क्या किया? इन महानायकों द्वारा आंदोलन चलाया गया। आंदोलन चलाया गया क्यों चलाया गया? क्योंकि सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया। जो समाज में बुराइयां हो रही थी आपस में, जो अपने व्यक्तियों की बुराइयां हो रही थी उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और एकता की भावना उन्होंने पैदा की और प्रेम भावना से इसका उदय कर दिया। तो ये भी शायद क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की सत्याग्रह। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें ये वाला, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं, जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का निबंध लिखिए अथवा महात्मा गांधी ने चलाए गए 3 सत्याग्रहों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन निम्न हैं। पहले देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देखेंगे, उसके कार्ड देखने वाले हैं। असहयोग आंदोलन क्या होता है? ये शुरू कब हुआ?
असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू होता है। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू होता है? गांधी जी के द्वारा। कब होता है? 1920 में। 1 अगस्त 1920 में अंग्रेजों के जो खिलाफ अत्याचार थे भारतीयों पर, उसके खिलाफ ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों की ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वशासन और स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों की स्वतंत्रता थी, स्वशासन था और स्वराज बढ़ाने के लिए, स्वराज देने के लिए, प्रेरित करने के लिए अंग्रेजों से कहने के लिए मतलब हमें भी स्वतंत्रता दो, हमारा भी भारत को स्वशासन और स्वराज देने की प्रेरित करने के लिए उन्हें आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि भारत को स्वशासन यानी कि स्वराज देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, किसे प्रेरित करने के लिए? अंग्रेजों को। यह आंदोलन चलाया गया था। तो कब चला? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ। क्योंकि ये डेट ही क्यों की गई 1 अगस्त 1920 में? कुछ ना कुछ कारण रहा हुआ। तो मतलब कारण क्या रहा? इसी दिन का बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है, वो निधन होता है। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। ठीक है। तो उन्होंने इसलिए ठान लिया था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार से लड़ना है और हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अंग्रेजों तो असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या होता है? अब इसका असहयोग आंदोलन अर्थ देख लो क्या होता है। किसी भी रूप में अंग्रेज को सहयोग ना देना। इसका उद्देश्य यही था असहयोग आंदोलन का कि अंग्रेजों की हमें कोई बात नहीं माननी है और जो बहिष्कार थी, अंग्रेजों की बहिष्कार वस्तुएं थी, उनका हमें बहिष्कार करना है। जो अंग्रेजों द्वारा वस्तुएं दी गई थी उनका हमें इस्तेमाल नहीं करना, उनकी कोई भी चीज हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, ना उनकी बात माननी है हमें, ना कोई इस्तेमाल करना, ना खरीदना, ना कुछ बेचना, ना उनकी कोई चीज ग्रहण करनी है। ठीक है। उन्होंने वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया। तो अंग्रेजों के आंदोलन का अर्थ था किसी भी रूप में अंग्रेजों को सहयोग ना देना, मतलब कोई उनका सपोर्ट नहीं करना, जैसा कि कर भी नहीं देना, लगान देते थे, पहले टैक्स देते थे, वो भी नहीं देना है, और उनके द्वारा चलाए गए स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं करनी, मतलब उनके द्वारा जो भी हमें सुविधाएं दी जा रही थी उनको नहीं लेना था हमें, वस्तुएं ना खरीदना आदि वस्तु। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों द्वारा जो है भारतीय सुविधाएं प्राप्त की जाती थी, मतलब स्कूल में शिक्षा दी जा रही थी, कर नहीं देना चाहिए था, कर नहीं दे रहे थे, ना उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो वस्तुएं दी जा रही थी उनका भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ठीक है। कारण क्या रहे? कारण देख लो। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि उसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्हें बहुत समस्या आ रही थी। हाँ, महंगाई की वजह से अत्यधिक परेशान हो गए थे, समझ गए? यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत ज्यादा रोड़ा बन रही थी, जिससे क्या हो रहा था, जो आर्थिक वर्ग से कमजोर थे यानी मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्हें क्या समस्या आ रही थी, परेशान थे, वो अपनी खरीद नहीं पा रहे थे, जो समस्याएं आ रही थी, जो डेली की चीजें थी वो भी नहीं खरीद पा रहे थे, महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी। सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं मिल रहा था और सरकार के द्वारा भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है। रॉलेट एक्ट का जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं ब्रिटिश शासन को क्रूर असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। यानी कि रॉलेट एक्ट की घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, इन घटनाओं ने जो क्या था, शासन को क्रूर असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। इन घटनाओं की वजह से भी और भारतीयों को बहुत ज्यादा समस्या आई। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अपने आप में बहुत फेमस है, बहुत सारे भारतीय मारे गए थे, जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी गई थी। ठीक है। कहाँ हुई थी घटना? शबनम अवज्ञा आंदोलन। पहला समझ लिया असहयोग आंदोलन। शबनम अवज्ञा आंदोलन देख लो। शबनम अवज्ञा आंदोलन, इसका अर्थ क्या होता है? शबनम अवज्ञा आंदोलन मतलब अवज्ञा, उसकी आज्ञा का पालन न करना, अवहेलना करना। नाम से स्पष्ट है, विनम्रता पूर्व आज्ञा या कानून की अवहेलना करना। शबनम अवज्ञा आंदोलन का शबनम अवज्ञा का अर्थ है। तो ये कब हुआ शुरू? वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा इसे शुरू किया गया इस आंदोलन को। तो इसका अर्थ है कानून की अवहेलना करना, आज्ञा का पालन न मानना। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा इसे शुरू कर दिया गया। शुरू कहाँ किया गया? इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। जब क्या होता है, अवहेलना की, आज्ञा का पालन नहीं माना, और 1830 में महात्मा गांधी ने शबनम आंदोलन का आरंभ कर दिया। इसके लिए उन्हें करना पड़ा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह करना पड़ा। पुनीत मोबाइल चला रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? धोए डाल नीचे नाम मन लगा, चले जाओ ना, टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? जाओ खेलो, बोला जा, पबजी खेलो। कहाँ तक है? हाँ, नमक सत्याग्रह की
अब नमक सत्याग्रह शुरुआत कर दी गई। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय लिया। तो नमक सत्याग्रह से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा इसका निश्चय लिया गया शुरू करने का। तो उन्होंने शुरू किया, कहां से किया? 12 मार्च को, उसी डेट को साबरमती आश्रम में 78 व्यक्तियों का उन्होंने सहयोग लिया और इसकी शुरुआत कर दी। पैदल यात्रा दांडी से, दांडी के लिए पद यात्रा शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? 1930 में समन्वय आंदोलन का शुरुआत की, जिससे क्या होता है नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत कर दी। और 1930 यानी कि 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह का निश्चय कर दिया शुरू करना। तो उन्होंने सपोर्ट चाहिए थी, 78 व्यक्तियों का सपोर्ट लिया उन्होंने। कहां से लिया? साबरमती आश्रम से। और दांडी के लिए पद यात्रा का आरंभ कर दिया। और इसको खत्म कब किया? 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक मना का कानून तोड़ दिया, मतलब नमक सत्याग्रह को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। इस सत्याग्रह को खत्म कर दिया 6 अप्रैल को। कहां से? 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, सबने लग गया आंदोलन। कार्ड की बात करते हैं। कार्ड कौन कौन से? सरकार ने 11 मांगे थे ना, सरकार से भारत की भारतीयों द्वारा 11 मांगी थी, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो इसकी शुरुआत इस वजह से की गई। एक कार्ड ये भी था कि भारतीयों ने अंग्रेजों से 11 कुछ डिमांड की थी, तो उनकी कोई रिएक्शन नहीं आई, उन्होंने उनको नजरअंदाज कर दिया। तो उन्होंने इस वजह से भी गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अगला पॉइंट है अंग्रेजों ने नमक अमान्य कर लगा रखा था। अंग्रेजों ने अमान्य कर, कोई लिमिट नहीं थी, मतलब कितना भी ले सकते थे। अमान्य कर कोई मान नहीं था उसका, लगा रखा था। और उन पर लगभग उनका ही अधिकार था सब कि अंग्रेज भारतीयों से टैक्स ले रहे थे, कभी ज्यादा कभी कम, कोई फिक्स नहीं था। तो और सब उन पर ही अधिकार था। नील की खेती करने कराने की मजबूरी थी। जो क्या करते थे अंग्रेज लोग? हाँ, आज 1/4 भाग में ये पूरा एरिया है, इसमें 1/4 भाग 1/4 पर नील की खेती करते थे और कोई फसल नहीं करने दे रहे थे। किसान अपनी इच्छा अनुसार कोई फसल पैदा नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज कह रहे थे तुम सिर्फ नील की खेती करोगे और इसके अलावा कोई खेती नहीं करोगे। समझ गए? जिससे उन्हें बहुत समस्या आ रही थी और अंग्रेज अपना अत्याचार कर रहे थे भारतीयों पर। तो नील की खेती करने को मजबूर कर रहे थे अंग्रेज लोग। तो नील की खेती कराने में मजबूर कर दिया उन्हें भारतीयों को। ठीक है, अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो ये कार्ड रहे। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? इसकी शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को शुरुआत होती है महात्मा गांधी के द्वारा। इन्होंने क्या किया? इस आंदोलन के लिए भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय मतलब AICC ने मुंबई अधिवेशन में इस आंदोलन की शुरुआत की। शुरुआत कब की और कहां की? शुरुआत कब की? 8 अगस्त 1942 में। और कहां की? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि मुंबई अधिवेशन में इसकी शुरुआत कर दी थी। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरुआत कर दी थी। इस आंदोलन को देखो अगस्त में स्टार्ट हुआ, तो इस वजह से अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगस्त में स्टार्ट इस वजह से। आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। तो इस आंदोलन को सफलता यानी कि सक्सेस बनाने के लिए गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया, या फिर कर जाओ या फिर मर जाओ। अब करो या मरो की लड़ाई होने वाली है। तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा गया। और इस आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा यानी कि मंत्र दे दिया। तो और ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि तत्काल भारत छोड़कर चले जाओ, लेकिन ब्रिटिश सरकार बहुत चालाक थी। ब्रिटिश सरकार ने उल्टा पैंतरा खेल दिया। यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार से महात्मा गांधी ने कहा कि भारत छोड़कर चले जाओ तुरंत, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तत्काल रुपया करते हुए महात्मा गांधी के साथ साथ महात्मा गांधी को पकड़ा और कांग्रेसियों के लगभग सभी शीर्ष जो टॉप के अधिकारी थे उनको भी उन्होंने धर लिया और जेल में डाल दिया। तो इसमें क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को इसकी घटना होती है। मुंबई से शुरुआत होती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की शुरुआत होती है और इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। इस आंदोलन में सफलता पाने के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया और मतलब ब्रिटिश सरकार से कहा कि तत्काल तुम भारत छोड़कर चले जाओ, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे मानने वाली थी नहीं मानने वाली थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? महात्मा गांधी को धर लिया और उससे जो उनके लगभग सभी शीर्ष अधिकारी थे, टॉप के अधिकारी थे, उन्हें भी धर लिया और जेल में डाल दिया। अब तुम कुछ कर ही ना पाओगे।
तो उन्होंने महात्मा गांधी को बिल्कुल जेल में डाल दिया था। ठीक है, ये पूरा था आंदोलन। कोई दिक्कत? कारण क्या है? एक क्रिप्स मिशन हुआ था, अगस्त में ही हुआ था। उसकी व्यवस्था मतलब सक्सेस नहीं हो पाया था और मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। क्रिप्स मिशन चलाया गया था भारतीयों के द्वारा, जिसमें क्या असफल हो गया था और उसकी कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाया था, मतलब उससे कोई हल हमें नहीं मिला था। ये एक कार्ड भी था इस आंदोलन को चलाने के लिए। और दूसरा कार्ड क्या था? ब्रिटिश विरोधी भावना और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। भारतीय जनता में ब्रिटिश विरोधी जो अत्याचार हो रहे थे उनसे भावना और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, नहीं माने उन्होंने तो भी चलाना पड़ेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयां, तो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ी, द्वितीय विश्व युद्ध में तब भी हमें आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो इस वजह से भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ेगा। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन भारत को अंग्रेजों से वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए आंदोलन चलाया गया था। जाएंगे थोड़ी देर, अभी नहीं जाएंगे, कुछ देर बाद जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ कैसे किया जाए असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है। बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। ब्रिटिश सरकार को भारत का स्वशासन में स्वराज देने के लिए, प्रेरित करने के लिए आंदोलन चलाया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत का स्वशासन या स्वराज देने के लिए आंदोलन चलाया गया। अर्थ क्या है? सहयोग ना देना, किसी भी चीज में भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना, कर ना देना, वस्तुओं ना खरीदना, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो कोई वस्तुएं दी जा रही उनको नहीं खरीदना, इसका उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, अब बात करते हैं कारण क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में वस्तुएं महंगी हो गई, जिससे जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्हें लेने में परेशानी हो रही थी, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे और उन्हें भारत सहयोग नहीं दिया। भारत ने जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने सहयोग नहीं दिया, इस वजह से भी आंदोलन चलाना पड़ा। कई सारे अत्याचार भारतीय लोगों पर हुए इस आंदोलन में। ठीक है, अब बात करते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। 1930 में शुरुआत होती है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। इसके लिए नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। कब किया गया? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। तो कहां से शुरू किया गया? साबरमती आश्रम शुरुआत किया गया। 78 व्यक्ति इन्होंने शामिल किए और खत्म होता है 6 फरवरी 1930 को। 78 व्यक्ति शामिल करने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम से पद यात्रा शुरू कर दी, दांडी से पद यात्रा शुरू कर दी। और अर्थ क्या है इसका? सबने अवज्ञा का विनम्रता पूर्वक आज्ञा और आज्ञा न मानना, कानून की अवहेलना करना, इसका अर्थ है सबने अवज्ञा का। नाम से इसमें अवज्ञा शब्द है, हाँ, जो मान्य ना हो। कारण क्या है? सरकार से मांगे की थी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इस वजह से ये भी आंदोलन चलाना पड़ा। नील की खेती करने से उन्होंने मना ना कर दिया, करवा रहे थे नील की खेती, हाँ, मतलब नील की खेती तुम कर पाओगे और कोई नहीं कर पाओगे। अंग्रेज जी नमक, मतलब जब अंग्रेज नमक कर ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे, वो भी उन्होंने लगा रखा था, कोई इसकी लिमिट नहीं थी, अमान्य था, मतलब कम भी ले रहे थे, ज्यादा भी ले सकते थे, तो उनका उनपे पूर्णतः अधिकार था, लगभग पूरा अधिकार था। तो इसको कोई दिक्कत शब्द में भारत छोड़ो और देख लो एक बार। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त 1942 से शुरुआत होती है। कहां से होती है? मुंबई से होती है। और इस कमेटी बनाई AICC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुंबई अधिवेशन में इसकी शुरुआत होती है। इसे क्योंकि ये अगस्त में लॉन्च हुई है तो अगस्त क्रांति से कहते हैं। इसे सक्सेस बनाने के लिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं ब्रिटिश सरकार से भारत छोड़ने के लिए उन्होंने कहा भारतीयों ने, लेकिन भारतीयों ने कहा तो है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। ब्रिटिश सरकार ने उल्टा पैंतरा खेल दिया। उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी को पकड़ लिया और उनके जो सभी साथी थे, टॉप सीट थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्हें भी जेल में उन्हें डाल दिया। तो इसका कारण भी ये बनता है, इस वजह से असफल रहा। जे कैसा रहा? भारत छोड़ो आंदोलन असफल रहा, ठीक है, क्योंकि सफल नहीं हो पाया। महात्मा गांधी जेल में डाल दिया, इस वजह से असफल रहा। अब बात करते हैं कारण क्या क्या रही। देखो, क्रिप्स मिशन चला था, वो भी असफल रह गया और कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा था। क्रिप्स मिशन चलाया, असफल हो गया, कोई निर्णय नहीं मिल रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उन्होंने डिमांड की थी, तो इस कारण भी ये चलाया गया। अब ब्रिटिश नीतियों से तो वो परेशान थी, आर्थिक नीतियां बहुत कमजोर हो चुकी थी, इस वजह से और चलाया गया। ठीक है, चैप्टर 3। 19वीं शताब्दी की विश्व में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए, उदाहरण से ही समझाइए। तो विश्व अर्थव्यवस्था
अथवा क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे बनते हैं। अथवा अथवा विश्व अर्थव्यवस्था की कैसे स्थान ग्रहण किया जाए, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को इस प्रकार प्रेरित किया गया है तो उदाहरण से समझिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के किस संस्थान को आर्थिक उपयोग किया गया। देखो प्रौद्योगिकी तुम्हें छपा मिल जाए और भूमिका पूछे या फिर उसका विकास पूछे या फिर उसकी प्रक्रिया पूछे, तो ये क्वेश्चन में बता रहे हैं, ये तुम्हें छापना है। ठीक है, ऑल इन वन है, 4 के बराबर क्या है 1 है, तो ये तुम्हें छापना है। 4 के बराबर तुम्हें 1 याद करना है, तुम्हें प्रौद्योगिकी छपा मिल जाए। 19वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे या वैश्वीकरण के बारे में पूछे या आर्थिक विकास के बारे में पूछे, तो ये तुम्हें छापना है। समझ गए? तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में तकनीक की भूमिका निभाई। टेक्निकल लॉन्च होती है जो भूमिका निभाती है। देखो 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए तकनीकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, जो नीचे निम्नलिखित कारणों द्वारा समझाई जा सकती है। तो विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए, सुधार लाने के लिए तकनीक की आवश्यकता हुई है। महत्वपूर्ण भूमिका रही है तकनीक की, टेक्निकल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जो उसके कारण है, देखो क्या क्या आविष्कार होते हैं वो देखते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी आविष्कार, तो कौन कौन से आविष्कार होते हैं? तकनीकी यानी टेक्निकल, जो हमारा कम समय में अच्छा कार्य हो जाए, तकनीक के माध्यम से कार्य हो जाए, तो उनका आविष्कार हुआ। कौन कौन सा? रेलवे का आविष्कार हुआ, भाप के जिनका आविष्कार हुआ, भाप के जहाज, टेलीग्राफ आदि आविष्कार हुए। महत्वपूर्ण आविष्कार हुए कौन कौन से? रेलवे के, भाप के जहाज के, टेलीग्राफ के महत्वपूर्ण आविष्कार हुए आदि। अब क्या होता है, जिसके बिना 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार नहीं दिया जा सकता है। इनके द्वारा 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था है उसे आकार नहीं दे सकते, उसको सफल नहीं बना सकते हैं। टेक्निकी आविष्कार दिया, इस वजह से हम उसको सफल बना सकते हैं। कौन कौन सी वो अर्थव्यवस्था है? रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ आदि जो आविष्कार की, इसके द्वारा क्या होता है 19वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था को आकार दिया जाएगा। इसके माध्यम से आविष्कार दे पाएंगे और यूज नहीं करेंगे तो नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं बाजारों की परस्पर संबद्धता। ये क्या होता है? इस समय के परिवहन में नए निवेश बाजारों में तीव्रगामी, बहुत ही तीव्र गति से रेलगाड़ियां, हल्की बोगियों तथा विशालकाय उत्पादों को कम खर्च में कृषि उत्पाद व अन्य उत्पादों को खेती से दूर दूर के बाजारों में सुगम प्रदर्शन। देखो क्या होता है, जो तीव्र स्पीड से गाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी, हल्की बोगियां और विशालकाय जलपोत। पहले क्या होता था, हमारा माल पहुंचने में बहुत समय लगता था, तो हमने तकनीकी माध्यम से आविष्कार कर लिया, रेल का इंजन और जलवाष्प, रेलगाड़ी की बोगियां, जलपोत। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो कृषि की जो आवश्यकताएं होती है उपज के लिए, जो मतलब खेती के लिए जो चीज उत्पाद है, वो आप बहुत कम समय में जल्दी पहुंचा पाते थे इनकी आविष्कार की वजह से। तो कृषि में सुधार आया इसकी वजह से। समझ गए? इस समय के परिवर्तन में निवेश पर सुधार हुए, जिससे तीव्रगामी गाड़ियां जैसे हल्की बोगियां और रेलगाड़ियां और विशालकाय जलपोतों को गर्म खर्च में कम लागत भी कम आई और इस हमारा काम की स्पीड से हुआ। तो जो खेती में जो समस्या आ रही थी पहले, वो दूर दूर तक बाजार में जाने लगी। श्रमता गुणवत्ता मतलब आसानी से हम सहायता से काम कर पा रहे थे, इसकी सहायता से काम कर पा रहे थे, जो हो गया बाजार संबंधित हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मांस के व्यापार पर प्रभाव। जो मांस का व्यापार हो रहा था, आयात निर्यात हो रहा था मांस, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुन लो ध्यान से, बातें हुआ करो। 1870 चले गए। 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। तो 1870 के दशक तक, यानी 1870 से दशक तक जो अमेरिका से यूरोप में मांस का जो ले जाया जा रहा था, उसका निर्यात नहीं किया जा रहा था। मांस का नहीं हो रहा था, लेकिन जानवर को ले जा रहे थे। किसको ले जा रहे थे? पूरे जानवर ले जा रहे थे, उसके मांस को नहीं ले जा रहे थे। तो क्या होता है, जीवित जानवरों को भेज जाते थे, जिससे क्या होता है कि यूरोप ले जाकर काटा जाता था। पहले क्या हो रहा था, 1870 के दशक तक मांस के लिए मना कर दिया था, निर्यात नहीं होगा मांस का। अब क्या हो रहा है, पूरा जानवर ले जा रहे हैं, वही काटा पीटी कर रहे थे। समझ गए? तो 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था।
अब जो यानी किंतु जीवित जानवर भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में ले जाकर ही काटा जाता था। जीवित जल पौधों में अधिक स्थान घेरते थे क्योंकि जीवित जल पौधों में अब क्या हो रहा है, जीवित ज्यादा ले जाओगे पूरा बड़ा जीवित जानवर तो ज्यादा जल पौधों जगह घेरते थे, हाँ अधिक स्थान घेरते थे। समुद्री यात्रा में कई पशु मर जाते थे। जो समुद्री यात्रा जानवरों को ले जाएंगे तो क्या होता, कई पशु मर जाते थे, कई घायल हो जाते थे और कई अखाद्य मतलब जो खाने के योग्य ना रहे वो कंडीशन आ जाती थी। समुद्री मार्ग से हम जो ले आते थे पशुओं को, कुछ तो मर जाते थे और क्या होता था, कुछ बीमार पड़ जाते थे और कुछ अखाद्य कंडीशन में आ जाते थे जो खाने के योग्य नहीं बचते थे। अतः मांस के दाम बहुत ऊंचे और निर्धन यूरोप में पहुंचा से परे थे। जो मांस के दाम थे वो निर्धन यानी कि जो कमजोर यूरोप थे, कमजोर वर्ग थे, उनके पहुंच से परे थे, मतलब वो ले नहीं पा रहे थे। मांस के दाम इतने हाई थे कि जो निर्धन यूरोप थे वो ले नहीं पा रहे, उनकी पहुंच से कैसे थे, परे थे। ठीक है, हाँ कहां तक पहुंचे, उच्च कीमतों के कारण मांस का उत्पादन बहुत कम था। जो मांस के दाम थे इस वजह से उसके वो प्राइस ज्यादा थे तो उसकी डिमांड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस ज्यादा है तो वो चीज बिकेगी कम बिकेगी। अगर प्राइस की कीमत कम है तो मॉल को ज्यादा बिकने वाला है, अगर प्राइस की कीमत ज्यादा है तो वो कैसे हो जाएगी, उसकी मांग कम हो जाएगी क्योंकि वो लिमिटेड लोग ही ले पाएंगे, जिनके पास पैसा है वो ले पाएगा, जो निर्धन यूरोपीय थे वो नहीं ले पा रहे थे, समझ गए। परंतु रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रीज युक्त जल पौधों ने मांस को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक परिवहन करना शुरू बना दिया। देखो मांस को हम फ्रीज की सहायता से ले जा रहे थे, मतलब उसको ठंडा करके ले जा रहे थे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच रहा था और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो वहां जो पहले कंडीशन खराब होने की हो रही थी, बीमार पड़ रहे थे, मर रहे थे, वो उससे वहां बच रहे थे, समझ गए पूरा प्रोसेस। कोई दिक्कत और समझाएं, शॉर्ट समझ लेना, ठीक है। सामाजिक शक्ति और साम्राज्यवाद उपनिवेश। अब क्या होता है, जो माल ले जा रहे थे मांस फ्रीज के माध्यम से ठंडा करके, तो उसमें लागत भी कम आ रही थी, ठीक है। तो मतलब रेफ्रिजरेशन की तकनीकी के कारण न केवल समुद्री में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि मांस के दाम भी गिर गए, हाँ मांस के दाम भी गिर गए थे। अब क्या होता है, फ्रीज की तकनीकी कारण न केवल समुद्री में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि मांस के दाम भी गिर गए। अब क्या हो रहा है, खर्च भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है और दाम भी कैसे हो रहे हैं, कम हो रहे, यानी कि दाम कैसे थे, गिर गए थे, समझ गए। और खर्च भी कम हो रहा था। पहले क्या था, खर्चा कैसा था, खर्चा बढ़ा हुआ था और डिमांड कैसी थी, कम थी। ये खर्चा था पहले और ये मांग कैसी थी, कम हो रही थी। खर्चा बढ़ा था इस वजह से मांग कम हो रही थी, समझ गए। ऊपर का मतलब बढ़ना, एरो नीचे मतलब कम होना यानी कि गिरना, ठीक है। ये तरीका होता है याद करने का। विश्व बाजारों को आपस में जोड़ने तकनीक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब क्या हो रहा है, अब जब खर्चा भी कम हो गया, दाम भी कम हो गए तो डिमांड बढ़ेगी तो जो बाजार में आपस में जोड़ने की तकनीक थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो मार्केट की भूमिका बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक मार्केट जो उसका होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसके फलस्वरूप उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। निवेश यानी कि जो निवेश हो रहा था उसको बढ़ावा मिलने लगा। पहले खर्चा ज्यादा था इसलिए मांस कम खरीद पा रहे थे, अब मांस भी खरीद पा रहे हैं और खर्चा भी कम हो गया तो बाजार में जो उसकी डिमांड थी वो भी बढ़ जाएगी और अधिक से अधिक व्यक्ति उसको ले पाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, निवेशवाद है उसको बढ़ावा मिल जाएगा, कोई दिक्कत, जो उसका निवेश है वो बढ़ जाएगा। अब देख लो शॉर्ट फॉर्म में, अर्थव्यवस्था में तकनीक आविष्कार कौन से हुए, विश्व अर्थव्यवस्था में रेलवे और भाप के इंजन और टेलीग्राफ आविष्कार होता है। जिससे क्या होता है, जो मांस पहुंचाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान से, कोई भी वस्तु पहुंचाएंगे तो आसानी से पहुंचा पाएंगे, ठीक है। जिसके बिना 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था का आकार नहीं है। इनके बिना ही अर्थव्यवस्था का आकार है, इनके बिना अर्थव्यवस्था का आकार नहीं है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं बाजारों की परस्पर संबंध। इसमें क्या होता है, नए निवेश और सुधार आए और तीव्र गाड़ियां जो चल रही थी इनके द्वारा कम खर्च में खेतों जो मतलब उसके कृषि उत्पाद था वो कम समय में बहुत जल्दी आसानी से पहुंच पा रहा था। बाजारों में भी उसकी डिमांड बढ़ रही थी, मतलब बाजारों में सोना पहुंचाना सहायता कर रहा था, बाजारों में भी उसको माल पहुंचाने में आसानी हो रही थी, समझ गए। तो कोई दिक्कत इसमें बताओ, आगे बढ़े। मांस के व्यापार
पर प्रभाव। अब क्या होता है 1857 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप में मांस का निर्यात नहीं होता था। क्या होता था? अमेरिका से यूरोप का मांस का निर्यात नहीं होता था, लेकिन जानवर जिंदा जानवर पूरे भेज जाते थे, जिससे क्या होता है यूरोप ले जाकर काटा जाता था। अब ये जानवर भेजे हैं तो कई पशु कहते थे समझ के आते थे, मर जाते थे, कुछ बीमार पड़ जाते थे, और बाहर उसका वेट कैसा हो जाता था? कम हो जाता था, और खाद्य कंडीशन में आ जाते थे जो खाने योग्य नहीं थे। ठीक है, अब मांस के दाम बढ़ गए, तो जिससे क्या होता है निर्धन की पहुंच से परे थे, यानी बहुत दूर थे, तो जो निर्धन व्यक्ति थे, निर्धन यूरोपीय थे, वो नहीं ले पा रहे। कीमत बढ़ी, मांग घट गई, जिससे मतलब जो उसकी कीमत बढ़ गई थी, उसकी मांग और उत्पाद कम हो गया था। रेफ्रिजरेटर जल पौधों से मांस को लेंगे तो आसानी से ले जा रहे थे। ठीक है, अब कीमत जब कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। सामाजिक शांति और साम्राज्यवाद का उपनिवेशवाद, इससे क्या होता है रेफ्रिजरेटर के माध्यम से यानी फ्रीज ठंडा करके मांस ले जा रहे थे, समझते कम खर्चा आ रहा था और आसानी से हमारा माल भी पहुंच रहा था, जिससे यूरोप मांस दाम कैसे हो गए थे? यूरोप में दाम मांस घट गए। विश्व बाजार को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने और उपनिवेश को बढ़ावा मिल। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ये महामंदी वाला, कुछ याद हुआ? थोड़ा बहुत एक बार और देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब मंदी क्यों आई, इसका कारण बताइए हमें और इस पर अर्थव्यवस्था में प्रकाश डालिए। ठीक है, अथवा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी पड़ने का क्या प्रभाव रहा। वैश्विक आर्थिक महामंदी तीन कारण बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी, तो महामंदी शब्द कहीं मिल जाए, अर्थव्यवस्था पर आर्थिक कमी हो रही है तो वो मिल जाए तो तुम्हें ये क्वेश्चन छापना है। ठीक है ना, मॉडल में देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिस्ट्री का पोर्शन अभी कराया तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे, और इसके अतिरिक्त तुम पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, इस क्लास के ऊपर डिपेंड मत रहना, ये क्लास जो कुछ भी नहीं पढ़ा तो काम आने वाली है, ये क्लास पढ़ लेना, कुछ थोड़ा और अपने एडवांस पढ़ लेना तो काम हो जाएगा। ये नहीं अपने इतना करा दिया कि तुम इतने में सीमित रहो, आगे बढ़ना है। ठीक है, ये तो जब के लिए काम आने वाली, तुमने कुछ भी ना पढ़ा तो काम मार साबित होने वाली है, और ये पढ़ लो अच्छी बात है, इसके अतिरिक्त कुछ पढ़ना है। देखो अब क्या महामंदी का कारण क्या हुआ, 1929 के आसपास महामंदी की शुरुआत हुई। 1929 वर्ष 1929 के आसपास महामंदी की क्या होती है, शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पाद, रोजगार, व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी का मतलब क्या होता है? महामंदी आगे मतलब वस्तु मंदी होगी, मतलब वस्तु गिरावट आ गई, वस्तु जो डिमांड थी वो कम होती गई, बढ़ रही है, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं बिक रही थी। तो इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों में उत्पाद और रोजगार और व्यापार में गिरावट आ गई। देखो जब काम ही नहीं चलेगा किसी कंपनी में तो क्या लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोजगार में क्या आएगी, कमी आएगी, और उत्पाद जब प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो प्रोडक्ट में कमी आने वाली है, और व्यापार में भी कमी आने वाली है। तो मंदी इसे बोलते हैं, किसी काम का मतलब बिल्कुल लो लेवल हो जाना, मतलब इस तरह हो जाना। कंपनी से समझ लो, किसी काम कंपनी नहीं चल रही है, उस डिमांड नहीं बढ़ रही है वस्तु की, तो उत्पाद भी उसका कम हो जाएगा, रोजगार व्यक्ति भी नहीं आएंगे, मतलब कम हो जाएगा रोजगार भी, और गिरावट आ जाएगी व्यापार में, जो विदेश चल रहा है उसके व्यापार में गिरावट आ जाएगी। महामंदी के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, पहला कारण देखते हैं क्या क्या कारण है। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पाद में विकास करने, देखो किसान की आय है तो संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, विकास करेगा, कुछ ना कुछ काम करेगा। तो संपूर्ण आय है उसको उत्पादन में बनाए रखने के लिए विकास करने का प्रयास करता है। इस स्थिति में उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अब बिजनेस चल गया तो ठीक है, नहीं चल पाया तो क्या स्थिति और खराब हो जाएगी, तो मतलब उसकी आय थी उससे भी और उसकी कम हो जाएगी। तो संपूर्ण आय को बनाने का उसने प्रयास तो किया, मतलब विकास करने का प्रयास किया, लेकिन क्या होगा, इससे उसकी स्थिति खराब होगी तो मूल्य और बिगड़, मतलब उत्पादों का मूल्य और गिर गया। ठीक है, समझ गए। संपूर्ण आय किसान बनाए रखने के लिए उसने प्रयास किया कि कुछ विकास किया जाए, वो चला तो चल गया, नहीं चला तो दिक्कत आएगी, तो क्या होगा, उसकी स्थिति और खराब होगी। स्थिति खराब होगी तो क्या होगा, जो उत्पादक मूल्य थे उसे कम बिल पा रहे थे और उसके मूल्य गिर गए थे। ठीक है, ये होगा पहला कारक किसान संबंधित है। दूसरा कारक देखते हैं
दूसरा कारण है सन 1920 के दशक के मध्य, सन 1920 के दशक के मध्य बहुत से देशों ने अमेरिका में कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया। देखो 1920 के दशक जो बहुत से देश थे उन्होंने अमेरिका से लोन लिया, कर्ज लेकर अपना व्यापार शुरू किया। ठीक है, अब व्यापार शुरू कर दिया। 1900 दशक में मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपना निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया, यानी कि निवेश व्यापार शुरू कर दिया। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। अब क्या था, पहले ऋण दे रहे थे तो काम नहीं चल रहा था। अब अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। तो कुछ बैंक थे उसके धराशायी हो गए। ठीक है, उसका मुद्रा पतन होने लगा। तो जो यूरोपीय देश थे वो अमेरिका की वजह से चल रहे थे, क्योंकि अमेरिका यूरोपीय देशों को लोन दे रहा था। उसने लोन देना जो बंद कर दिया तो उसके जो यूरोप में देश में जो बैंक थे वो भी बिल्कुल बंद हो गए और जो मुद्रा का पतन हो गया। ठीक है, तो कुछ प्रमुख बैंक थे वो कैसे हो गए, धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया। तो दिक्कत ध्यान रखिए। तो 1920 के दशक में मध्य में बहुत से देशों ने अंग्रेज से लोन दिया, जिससे क्या होता, अमेरिकी ने यूरोपीय देशों को लोन दे दिया, ऋण दे दिया। तो ऋण दे दिया तब तक काम चलता ठीक रहा। जब उन्हें बंद कर दिया ऋण देना तो उसमें यूरोप में कुछ बैंक थी वो धराशायी हो गई और मुद्रा का पतन हो गया। तीसरा कारण देखते हैं, अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। अमेरिका क्या था, इस मंदी हो गई थी, इससे क्या गंभीर रूप से प्रभावित हो गया, क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस देना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, इससे ऋण वापसी के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका ने मंदी गंभीर रूप से प्रभावित हुई, अमेरिका इस मंदी से जो मंदी हो गई थी इससे क्या बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुए और जो बैंक थे, घरेलू बैंक थे, वो ऋण लेना अपना वापस करने लगे, मतलब ऋण वापस लेना शुरू कर दिया, जिसे बोलते हैं ऋण वापसी। ठीक है, और किसान उपज अथवा अनाज नहीं बेच सके, जिससे क्या होता है, किसान जब ऋण से ही पूरे पहले से ऑलरेडी थे तो मतलब उपज और अनाज यानी उपज अथवा अनाज नहीं बेच सके, परिवार कहाँ हो गए, ऋण ले लिया था। ऋण लेने से क्या होगा, जब ऋण नहीं भर पाओगे और सामने वाला लोन दोबारा दे भी नहीं रहा है तो परिवार क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगा, व्यवसाय भी ठप हो जाएगा। तो परिवार कैसे हो गए, तबाह हो गए और व्यवसाय कैसा हो गया, ठप हो गया। ठीक है, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से नष्ट हो गया। जो पूरे वर्ल्ड का व्यापार चल रहा था पूरी तरह से नष्ट हो गया। अमेरिका लोन होता था सब तो चलता रहा, उन्होंने देना बंद कर दिया तो व्यापार, बैंक, सब चीज ठप हो गया। ठीक है, महामंदी कितना हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, खत्म ही है। महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। तो महामंदी के कारण आयात का अर्थ खत्म हो गया। जो आयात चल रहा था महामंदी की वजह से आयात और निर्यात हो रहा था, आयात वो क्या हो गया, पतन हो गया, आधा पतन हो गया। ठीक है, जितना का आयात हो रहा था उसका कैसा आधा तो पतन हो चुका था। और प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं व जूट का मूल्य 28 से 34 के बीच तेजी से गिर गया। मतलब 1928 से 1934 के बीच तेजी से कैसा हो गया, गिर गया। ठीक है, जिससे किसानों की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी, संकट में आ गई। महामंदी कब आई, 1928 से 1934 के बीच तेजी से जो किसानों की फसल हो रही थी, अनाज हो रहा था, उसमें कैसी आई, गिरावट आई बहुत तेजी से, और जिससे किसान की हालत कैसी हो चुकी थी, बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। इस अवधि के दौरान सेकंड पॉइंट है, भारत कीमती धातु जैसे विशेष रूप से सोने का निर्यात बन गया। इस अवधि के दौरान कीमती धातु जैसे विशेष रूप से सोने का निर्यातक बन गया। इससे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा मिला और जिससे भारतीय किसानों को बहुत कम लाभ मिला और पूरे भारत में किसानों की दशा चिंताजनक हो गई। कीमती धातु जैसे विशेष रूप से सोने का निर्यात होने लगा और क्या आर्थिक व्यवस्था बढ़ावा मिला, तो किसान क्या सोना ना खरीद पाएंगे। जो चीज जरूरत की थी उसका आयात कम हो रहा है और जो चीज जरूरत की नहीं है उसका आयात ज्यादा हो रहा है, तो किसानों की स्थिति और खराब होगी पड़ेगी और खराब हो जाएगी। इससे आर्थिक व्यवस्था को तो बढ़ावा मिला, लेकिन किसानों की स्थिति थी उनको कम लाभ हो पा रहा था और किसानों की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट है क्वेश्चन 10 मिनट और बैठे हो। नियमित आय वाले लोगों को मूल्य के गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना पड़ा। तो नियमित आय वाले जो मतलब उनकी इनकम का सोर्स था
हाँ लिमिटेड थी, मतलब नियमित मतलब रेगुलर आ रही थी, उन्हें तो समस्या नहीं थी। जो नौकरी कर रहा है उससे मालूम आनी है, जो दुकान है तनख्वाह उसकी आनी है, तो वो तो मतलब उससे ज्यादा समस्या नहीं आनी, और जो रोज कमा रहा है रोज खा रहा है उससे समस्या आने वाली है। तो नियमित आय वाले लोगों को मूल्य के गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना है, लेकिन हमें समस्या तो थी लेकिन कम करनी पड़ रही है। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन भी इस वजह से शुरू हुआ था, ठीक है। वहां क्या था, 1930 हो रहा था, कोई दिक्कत ना हो जाता स्टूडेंट। बस 1930 महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो नियमित आय वाले लोगों को समस्या नहीं आ रही थी। यहाँ पर तुम एक लाइन और ऐड कर सकते हो, नियमित आय वाले लोगों को मूल्य की गिरने के कारण कोई समस्या नहीं आ रही थी, और जो अनियमित आय थी उन लोगों को मूल्य की गिरने की समस्या आ रही थी। अपना बनावट नहीं लिख सकते। की पॉइंट की बात करें तो पहला कारक क्या है, अधिकता की समस्या बनी रह रही थी। कृषि उत्पाद की अधिकता की समस्या थी वो बनी रह रही थी, ठीक है। और कृषि उत्पादों का मूल्य लगातार घट रहा था, जिससे किसान आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन विकास का प्रयास किया। किसानों ने आय को मतलब संपूर्ण आय को बनाए रखने का प्रयास तो किया, लेकिन वो विलोप हो गए। कैसे हो गए, जिसमें स्थिति खराब हो गई, मूल्य कम और मिले। जो फसल उन्होंने बोई थी उससे क्या हुआ, मूल्य कम प्राप्त हो, जिससे उनकी आय में और गिरावट आई। दूसरा कारक क्या है, तो दूसरा कारक क्या है, 1920 बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया, बहुत से यूरोपीय देश थे जिन्होंने अमेरिका से क्या लिया, कर्ज। तो अपनी आवश्यकता को पूरा किया उन्होंने, लेकिन जब अमेरिका ने पूंजी आदमियों को देना बंद कर दिया तो क्या हुआ, बहुत से जो यूरोपीय बैंक थे वो धराशायी हो गए और मुद्रा पतन का अंत हो गया, मुद्रा पतन हो गया, ठीक है। बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया, जब कर्ज देना बंद कर दिया तो कुछ बैंक थे वो धराशायी हो गए और जो मुद्रा पतन था वो बंद हो गया। तीसरा कारक क्या कहता है, अमेरिका मंदी। जो अमेरिका मंदी आई थी, अमेरिका मंदी से क्या था, गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और बैंक को जो बैंक थे घरेलू बैंक वो अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया, जिससे बोलते हैं ऋण वापसी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, उन्हें मन चाहे कीमत नहीं मिल रही थी, जिससे क्या हो रहे थे, प्रभाव तबाह हो गए और व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया। प्रभाव की बात करते हैं, प्रभाव किस तरह से, महामंदी, आयात निर्यात हर खत्म हो गया। महामंदी जो आयात हो रहा था वो कैसा हो गया, हर खत्म, मतलब आधा कैसा हो गया, खत्म हो गया। गेहूं और जूट की फसल जो 1928 से 1994 के बीच मतलब 6 साल का डिफरेंस है, तेजी से गिरावट आई। इनके बीच किसान संकट में आ गए, किसानों को लाभ कम हुआ, फसल चिंताजनक हो गई, ठीक है। नियमित आय वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उन्हें कम मतलब कंडीशन खराब थी उनकी, लेकिन कम प्रॉब्लम हो रही थी, कम समस्या शामिल। और जो 1939 में सबने विकास शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये था पूरा हिस्ट्री का पोर्शन। बताओ यहाँ कोई प्रॉब्लम, जितने क्वेश्चन बन चुके थे हिस्ट्री से आपने ले लिए हैं, इसके अतिरिक्त तुम पढ़ लेना। देखो शुरुआत के 1 2 3 4 चैप्टर थे, पहला चैप्टर हमें इंपॉर्टेंट लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, चौथे से कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा ना, अभी तक शायद आया भी हमको। तो 3 चैप्टर तुम पढ़ लोगे तो उम्मीद करता हूँ मिल जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। इन जो हमने आज क्लास लिए करी तुम 20 से 25 लगभग 30 नंबर का कर लोगे, 20 से 25 नंबर का आराम से कर लोगे। 70 में से बता रहे हैं, कितने में बता रहे हैं, 70 में से। ये तो थ्योरी वाला पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहो ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं, तो मतलब 25 से 30 नंबर का पेपर हो जाएगा। यहाँ से पूरी पीडीएफ तैयार कर लेना, ग्रुप में डाल देंगे। जितने क्वेश्चन बन चुके थे हिस्ट्री का मतलब खत्म हो चुकी है, ठीक है। और भारत का हमने क्या खत्म कर दिया, मानचित्र। भारत का मानचित्र भी 10 नंबर का आएगा, तो ये क्लास 30 से 35 होने वाली है, 30 से 35 नंबर की क्लास होने वाली है। मानचित्र 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2.5 की 4 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, कितना हो गया 10। तो मानचित्र पूछने वाला है 10 नंबर का। तो ये क्लास तो देखना ही देखना है तुम्हें, और इसके अतिरिक्त भी कुछ पढ़ लेना, ठीक है। इस क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, समझ गए। तो बताओ कैसी लगी क्लास, सही लगी। प्रयास किया तो तुम्हें याद कराने का, शायद याद हो भी गया होगा तुम्हें लगभग 70 से 80%। जो बचा है पूरा 100% तो घर पे रिवाइज करने का, एक बार याद होगा। देखो
बिल्कुल 3 से 4 जगह से हम लिख के लाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल कम सरल आसान भाषा में। किताब में देखना बहुत कठिन भाषा होगी, तो हिस्ट्री जो होता ही है याद करने वाला पोर्शन पूरा। अब इसको सरल कैसे बनाया जाए, जो हमने प्रयास किया था। अगर तुम्हें हम थ्योरी पढ़ाते थ्योरी पढ़ाते तो बहुत टाइम लगता और तुम बोर हो जाते, पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ाते भारत का राष्ट्रवाद यूरोप राष्ट्र पागल हो जाते तुम। मेन चीज क्या, हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, पेपर में हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो वो हमने प्रयास किया, 6 क्वेश्चन तुम्हें लाई थे, ठीक है। और कुछ स्पेशल भी है, स्पेशल देख लो। अगले वाला ये स्पेशल गिफ्ट तुम्हें मिलेगा कब, ये किस लिए है स्पेशल गिफ्ट, क्या है इसमें खास, वो देखिए। ये स्पेशल गिफ्ट है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए जब चारों चैप्टर तुम्हारे खत्म हो जाए, 4 चैप्टर पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो 3 चैप्टर तुम्हें रिवाइज कराई चुकी हम, 4था चैप्टर जो रिवाइज कराएंगे हम अगले संडे को हो जाएगा रिवाइज। कब तारीख है, 22 तारीख। तो 22 तारीख को प्रयास करेंगे 22 तारीख को 4था चैप्टर का रिवाइज करा दें, ठीक है। तो 4थे चैप्टर का जो रिवाइज करेंगे कभी बताएंगे इसमें क्या स्पेशल है, तो वेट करो, तब तक थोड़ी हिंट दे रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे इंपोर्टेंट मिले पूरा ही बता देंगे। चारों चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनेंगे इंपोर्टेंट हमने निकाल के रखे हैं, बिल्कुल बहुत मॉडल पेपर देखे हैं जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, करीब 30 से 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम, शायद 30 ही होंगे पूरे पेज में। पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों चैप्टर से पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो चारों चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें देंगे और उस पीडीएफ से निश्चित होने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो 4 चैप्टर जो तुम्हें इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे पूरे 35 क्वेश्चन या 30 से 35, वो तो फंसने वाले हैं, ठीक है। जब चौथा चैप्टर मिल आएगा तो पीडीएफ उसमें पेज लगा देंगे, लिखा रखा हुआ ऑलरेडी पहले भी हमने दिया था तो उसके क्वेश्चन पूरे फंसे थे, ठीक है। तो फिर ये है स्पेशल गिफ्ट, समझ गए। तो 4था चैप्टर रिवाइज तुम्हारा खत्म हो गया, उसमें कितना रहेगा, लगभग खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में। हमारा खत्म होने वाला 3 दिन का रहेगा, 2 दिन की थ्योरी बची है, 1 दिन की थ्योरी। तो अगले संडे को देखते हैं फिर, ठीक है। तो फिर और देखो एक काम और बता देता हूँ, ये क्लास देख लेना एक बार और, मतलब पूरी पीडीएफ तुम्हें दे देगा, पढ़ लेना, ठीक है। और जो वीडियो डाल देंगे तुम्हारे लिए शाम को देख लेना, कल देख लेना, ठीक है। इस बार देख लेना, मिल जाएगी तुम्हारे लिए। सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का, कोई शौक थोड़ी ना हमें बार बार पढ़ाने की, तो इसकी जरूरत थी तुम्हारी डिमांड 30 मिनट क्लास कराएंगे, और जितना आसान कर पाया वो करा हमने, जैसे याद करा पाए। ठीक है, दिक्कत है तो हमेशा स्पेशल रहो, अगर आम बनोगे तो दुनिया प्रचार करेगी। तो खत्म करें कि बताओ, बस खत्म करें क्लास, ठीक है। मिलते हैं अगले 4थे चैप्टर में, फिर तक बंद कर दो, मार दो।